Yes, so I have switched off the video today due to some reason. Okay, so I will start the video, but मतलब मेरा वीडियो बंद किया है बेसिकली, ठीक है ना। उसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। यहाँ गर्मी बहुत है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो आ, हमारा ये जैसे कि पिछला वाला क्लास था, फिजिक्स ऑप्शनल पेपर 2 चालू किया है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों, कि जो फिजिक्स ऑप्शनल का पेपर 1 जो है ना, फिजिक्स ऑप्शनल का जो पेपर 1 जो मेरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का जो प्लेलिस्ट पड़ा है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट मत देखना दोस्तों। मतलब मत देखना यानी कि आप चाहो तो देख सकते हो, बट काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है करके, ठीक है ना। मतलब कभी कभी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी कभी ऊपर नीचे से कट जा रहा है, ठीक है ना। तो आई वुड रिकमेंड कि आई एम गोइंग टू अपलोड पेपर 1 लेक्चर्स इन इंग्लिश एंड मराठी। ओके, सो वॉच दोज। ओके, इन इंग्लिश एंड मराठी आई एम गोइंग टू अपलोड दोज। तो वो वाला देख लेना आप, ठीक है ना। हिंदी वाले जो है वो बाद में देखेंगे। इंग्लिश में जो चल रहे थे, ठीक है ना, जो इंग्लिश में जो पेपर 1 के लेक्चर चल रहे थे उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। वो बाद में मैं उसकी वो वाली प्लेलिस्ट भी कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड हैव टू रीलॉन्च दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश कोर्स, बिकॉज शुरू में क्या है, टीचमेंट पे पढ़ाई चल रही थी ना आप लोगों की, ठीक है ना। तो टीचमेंट का जो इंटरफेस था उस पर एक प्रॉब्लम था। उस वजह से वो थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा था, मतलब वो कलर बाहर आ गया था, उसमें से अक्षरों में से कलर बाहर आ गया था, और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया था, ठीक है ना। सो डोंट वरी, पेपर 1 जो है इसके मात्र 2 लेक्चर हुए हैं ना। पेपर 1 के जो इंग्लिश और मराठी वाले वर्जन है उनके मात्र 2 लेक्चर हुए हैं हमारे, ठीक है ना। सो एज ओनली 2 लेक्चर्स हैव बीन डन इन पेपर 1, सो आई वुड रिकमेंड कि क्या बोलते हैं, ये जो है यहाँ से देखना चालू कर लेना, ठीक है ना। इंग्लिश वाले देखना चालू कर लेना, ठीक है। ये वाला मैं बाद में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ये वाली तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये जो मतलब मेरा जो ये है उसका प्रॉब्लम था वो सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब तो सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है ना। नाउ वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू दोस्तों, एक एकदम सीरियस सजेशन है। एकदम ध्यान से सुनना, सीरियस सजेशन, ठीक है ना। सीरियस सजेशन। व्हाट इज द सीरियस सजेशन? सीरियस सजेशन इज, आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है, ठीक है ना। बहुत माहौल खराब चल रहा है, सो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अवॉइड, ठीक है, प्लीज अवॉइड फिल्म्स। ये अभी टॉपिक पे जाएंगे अपन, तो रुक जाओ थोड़ा देर पर। ये वाला प्लीज अवॉइड फिल्म सच एज, ठीक है ना। ठीक है, ये नंबर 1 हो गई। फिर ये अनेक प्रकार की पिक्चरें आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज दिस फिल्म्स विल मेक यू अल्टीमेटली एन अनबैलेंस्ड पर्सन। ओके, अनबैलेंस पर्सन बना देगी आपको, ठीक है। अनबैलेंस पर्सन बना देगी। सम आइडेंटिटी, कुछ आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग कर देगी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। और फिर आप कहीं का ना रहोगे। और आपके फिर क्या होता है ना दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कि ऐसा कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं ये देख लूंगा लेकिन इसको सीने से नहीं लगाऊंगा इन फिल्म्स को, ठीक है ना। सीने से नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ देख लूंगा कि फिल्म में मटेरियल क्या है, ठीक है ना। ये वो कहते हैं। मेरा सजेशन ये है बेटा, इन फिल्म्स का अगर आप मटेरियल भी देखते हो ना, पर जब आप फिल्म देख रहे होते हैं ना कोई भी, तो उसके जो ये होते हैं, मतलब उसमें जो इमोशन छुपे होते हैं उसमें हम एनग्रॉस हो जाते हैं, उसमें हम मगन हो जाते हैं, एनग्रॉस हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें मगन या एनग्रॉस हो जाने की वजह से क्या होता है कि इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। एक्सेट्रा लगा दिया मैंने, और भी है फिल्म्स, नाम नहीं लेना चाहता, और ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके ये फिल्मों का मसाला इवन 1% भी अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ठीक है ना, सीने से भले ही ना भी लगाओ, पर अगर इवन 1% भी ये सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है ना इनका मसाला, इन फिल्म्स का, तो आई आई वुड से कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के समय, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के समय जब हमको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते ना, तो ऐसी चीज़ें लिख जाते हो आप जो नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली इट्स यूर लॉस, नॉट माइन। ओके, मैंने भी नहीं देखी है ये फिल्म, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का टीचर हूँ, ठीक है। और मैं मुझे खुद को बैलेंस पर्सन रहना है, ठीक है ना।
सो प्लीज अवॉइड सच फिल्म्स, ओके, डू नॉट वॉच देम। ठीक है, आंसर राइटिंग पे इनडायरेक्टली प्रभाव, मैंने खुद आंसर चेक किए हैं, पिछले पिछले 1 मंथ के आंसर मैं जब चेक कर रहा हूँ, पिछले 1 मंथ के 6 मंथ के ये जो आंसर मैं अभी रिसेंटली बहुत बढ़ गया है ये ट्रेंड, ठीक है ना। तो इसमें क्लियरली एक चीज मैं देख रहा हूँ कि भक्ति भाव बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, भक्ति भाव बहुत बढ़ रहा है पॉलिटिशियंस के प्रति, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस के प्रति भक्ति भाव बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि इन 6 मंथ में, ठीक है ना, तो भक्ति भाव टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस इज इंक्रीजिंग एंड कम्युनलिज्म इज ऑल्सो ऑन राइज, ओके। सो कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसी फिल्म्स अवॉइड करें, ठीक है ना, ये ऐसी जो फिल्म्स है, ठीक है ना। तो वो कई बार फिर वो बच्चों को बोलो कि आपने ये चीज क्यों लिखी, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, आपने ये चीजें क्यों लिखी। तो सर एक्चुअली आई हैड फॉलन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई हैड फॉलन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, दैट्स वाई मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड ने ऑटोमेटिकली लिख दिया ये चीजें, ठीक है ना। सो बेटा दिस इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। मान लो ये जो भक्ति है, मान लो, ठीक है ना, मान लो ये भक्ति आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर, ठीक है, इसकी भक्ति आप कर रहे हो, ठीक है। और अ, जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, इट इज अ इट इज अ 70-30 प्रोबेबिलिटी, ओके, इट इज अ 70-30 प्रोबेबिलिटी। तो हो सकता है 70%, हो सकता है 70% एग्जामिनर जो है बीजेपी माइंडेड हो, 30% ऑफ द एग्जामिनर्स हो सकता है कोई नॉन बीजेपी माइंडेड हो, ठीक है ना। अगर आप भक्ति के आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर अल्टीमेटली अगर वो अपोजिट खेमे का निकल गया ना, आपने ये इनके भक्ति में लिखा, पर आप अगर ये अपोजिट खेमे का निकल गया एग्जामिनर, तो आपके मार्क रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर आपने इनके भक्ति में कुछ लिखा और ये अपोजिट खेमे का निकला एग्जामिनर, ठीक है ना, उसकी भक्ति इस पार्टी के प्रति, तो आपके मार्क कट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए तो अवॉइड सच थिंग्स, ठीक है ना, ये कोई भी टीचर नहीं बताएगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं आंसर चेक किया हूँ ना, ये पिछले 6 महीने के 1 महीने के ये तो बहुत गड़बड़ नजर आ रही है, ठीक है ना। और एक चीज बता रहा हूँ मैं, न्यूज चैनल अवॉइड करो, टीवी का जो न्यूज चैनल है ना, टीवी न्यूज चैनल्स प्लीज अवॉइड, ठीक है, ठीक है, टीवी न्यूज चैनल्स अवॉइड करना है, और यूट्यूब के भी न्यूज चैनल अवॉइड करने हैं, ठीक है, यूट्यूब न्यूज चैनल प्लीज अवॉइड देम, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है ना, यूट्यूब न्यूज चैनल पे कई बार क्या होता है, इट इज ऑनेस्ट जर्नलिज्म, ठीक है ना, ऑनेस्ट जर्नलिज्म होता है, ठीक है, मतलब नॉट ऑल बट सम ऑफ द यूट्यूब चैनल्स आर हैविंग ऑनेस्ट जर्नलिज्म, लाइक न्यूज क्लिक एक्सेट्रा, ठीक है ना, कुछ है ना ऐसे यूट्यूब न्यूज चैनल जैसे कि न्यूज क्लिक, ठीक है। सो कुछ ये प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, बायस का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, ठीक है। तो इट इज ऑनेस्ट जर्नलिज्म नो डाउट, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो अवॉइड दिस न्यूज क्लिक, वाचिंग वाचिंग न्यूज क्लिक एक्सेट्रा। एंड टीवी न्यूज चैनल भी अवॉइड करना है, जैसे संबित पात्रा, ठीक है, प्लीज अवॉइड इट, ठीक है ना। तो फिर क्या पढ़े सर, न्यूज़ के लिए क्या फॉलो करें, ठीक है ना, न्यूज़ के लिए क्या फॉलो करें। तो न्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी फॉलो नहीं करना, न्यूज़ के लिए ऑनली या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है, या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, या तो द हिंदू पढ़ो, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक, बट नॉट बोथ, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक पढ़ो, लेकिन दोनों मत पढ़ो। वाई आई एम सिंग दिस, बिकॉज देखो कि दोनों पढ़ोगे तो अल्टीमेटली पूरा दिन करंट अफेयर ही लेके बैठे रहोगे, ठीक है ना, दोनों पढ़ोगे तो पूरा दिन करंट अफेयर ही चलेगा सुबह से शाम तक। सो या तो इसको पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो, ठीक है ना। और जो दूसरा जो डेली न्यूज एनालिसिस जो यूट्यूब पे आते हैं उनको देखा करो, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, ठीक है ना। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो डेली न्यूज एनालिसिस वाला चैनल ऐसा ढूंढो जो दोनों, इसको भी कवर करे, इसको भी कवर करे, पीआईबी को भी कवर करे, डाउन टू अर्थ सब कुछ कवर करे। तो ऐसा डेली न्यूज एनालिसिस के कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फॉलो करो, ठीक है ना। फिर अभी मैं जैसे ऑनलाइन मोड में एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है दोस्तों, कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो किसी इसके नाम पे, कोई बड़ी पर्सनालिटी के नाम पे अपना अकाउंट बना के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सब अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। सो लेट्स, तो ये जो डेली न्यूज एनालिसिस वाला है, ये सारा सारे कवर करता है, ऐसा ढूंढ लेना, कहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना, ऑफ और अगर आपको फिल्म देखनी है तो, फिल्म अगर देखनी है तो किस टाइप की देखो वो भी बताता हूँ। ये जैसे ये फिल्म जो थी, ये 2010 की एक फिल्म है, ठीक है ना।
ठीक है, ये फिल्म देख लेना। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और जो भी सिविल सर्विसेज के टीचर है वो जो बार बार पॉलिटिक्स को क्लास में लेके आते हैं उनको अवॉइड करना। ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, नाउ ये क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है, कौन सी बुक को फॉलो करें क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, फॉर क्वांटम मैकेनिक्स विच बुक टू फॉलो। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप नूरेडाइन जेटली की बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, NOURE न्यूरेडाइन जेटली, ये बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर HC वर्मा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट 11th 12th वाली HC वर्मा। ठीक है ना, काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है, बताओ। ठीक है, तो HC वर्मा जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स वाली HC वर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, वो 11th 12th वाली नहीं। ठीक है ना, सो ये दो बुक्स में से कोई भी, डू नॉट रेफर टू बोथ द बुक्स, ओनली वन वन ऑफ दिस। ठीक है ना, वन ऑफ दिस। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं मुझे दोस्त, ये इनके बच्चों के, वो क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर ये बुक अच्छी है क्या, वो बुक अच्छी है क्या। एक बच्चे ने तो फिजिक्स ऑप्शनल है उसका और वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल की किताब है क्या पूछ रहा था वो। ठीक है ना, तो क्या स्कॉम्स क्या क्या वो आती है ना, स्कॉम्स की ऐसी। ठीक है, तो वो वाली बुक पूछ रहा था, वो जो मैथ्स ऑप्शनल के बच्चे यूज करते हैं उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स दी हुई है, वो वाली बुक पूछ रहा था कि फिजिक्स ऑप्शनल में लगेगी क्या। तो जवाब मेरा क्या था, ना भाई नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो डू नॉट रन फॉर बुक्स, डू नॉट रन फॉर सो मेनी बुक्स, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, स्टिक टू वन बुक फॉर वन टॉपिक। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स या तो नूरेडाइन जेटली से पढ़ो या तो HC वर्मा से पढ़ो। अब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि HC वर्मा जो है ना, ये टू द पॉइंट है बुक। ठीक है, ये टू द पॉइंट बुक है, लेकिन प्रॉब्लम विद दिस बुक इज दैट यू वोंट गेट सर्टन थिंग्स इन दिस बुक बिकॉज इट इज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट बुक। ठीक है ना, शॉर्ट बुक है तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली यू मे फेस सम ट्रबल। ठीक है ना, तो अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से समझना है, जैसे एक बच्चे ने कहा था, शायद उसका नाम MD आमिर है। ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, उसका नाम मोहम्मद आमिर है। ठीक है ना, तो मोहम्मद आमिर का कहना था कि HC वर्मा मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ठीक है ना, तो अभी अगर आपने HC वर्मा खरीद ली है तो HC वर्मा पे ही स्टिक करें, मेरे लेक्चर्स को साथों साथ फॉलो करेंगे तो HC वर्मा समझ में आने लग जाएगी। ठीक है ना, पर अगर नूरेडाइन जेटली ऑलरेडी खरीद रखी है तो फिर वेल एंड गुड। ठीक है, पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि नूरेडाइन जेटली इज बेटर। ठीक है, ये टू द पॉइंट तो है लेकिन समझने में मुश्किल है HC वर्मा। ठीक है ना, दिस इज बेटर। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, सो दीज आर द बुक रिकमेंडेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर टॉपिक। ठीक है ना, बताओ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है भाई। डेफिनेशन क्वांटम मैकेनिक्स की, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कल के लेक्चर में बताया था भाई, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है ना, अभी एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो पहले नहीं बताई है। ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे जो ये जो देख रहे हो ना, कहाँ गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ये वाली जो स्लाइड है इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, कि एक्चुअली यू हैव समथिंग इन एथिक्स, अगर आपने एथिक्स पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एथिक्स में एक चीज़ है बेटा। ठीक है ना, एथिक्स में एक चीज़ है, ध्यान रखना कि आप जब वोटर, एक ब्यूरोक्रेट का क्या धर्म होता है। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट का क्या धर्म होता है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट का एक ही धर्म है। ठीक है, जब वो वोट वोट देने जाए। ठीक है ना, जब वो वोट देने जाए, मतलब जब वो वोटिंग के लिए जाए पोलिंग बूथ पे, तो ही कैन चूज एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, ही मे मेक अ चॉइस। ठीक है ना, चॉइस है उसके पास। ठीक है, ही मे मेक अ चॉइस ऑफ हिज और हर ओन। ठीक है ना, उसको जो पसंद है वो चॉइस वो कर सकता है। सर्विस पे जाने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड क्या है वो बता रहा हूँ सर्विस में जाने के बाद। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड क्या है सर्विस में जाने के बाद आपसे। ठीक है, कि वोट देते समय तो आप अपनी मनपसंद पार्टी चुन लो। ठीक है, और उसको वोट दे दो, लेकिन जब आप ऑफिस में हो ना, व्हेन यू आर इन ऑफिस। ठीक है, तो जो GS 4 है आपका, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसका सिलेबस अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ आती है, ऑफिस में यू शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ठीक है ना, जो आप ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क करेंगे उसमें आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि आप परमानेंट बॉडी हो। आप क्या हो, परमानेंट बॉडी हो। ठीक है ना, आप क्या हो, परमानेंट बॉडी हो। और पॉलिटिशियंस क्या है, टेम्पररी बॉडी है।
these are temporary, okay, and you are what, permanent, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी रहते हैं तो ये चेंज होंगे बेटा, दिस विल चेंज, ठीक है ना। जैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 2039 विल बी अ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है ना। 2039 विल बी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे 2029 जो होगा, 39 जो होगा, इट विल बी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अप टू 2039 इट इज गोइंग टू बी बीजेपी ओनली, ठीक है ना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो अगर आप समझो सर्विस में हो और जैसे आप ये वाले ईयर में तो रहोगे सर्विस में, ठीक है ना, तो जीएस 4 का जो सिलेबस है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसका कहना यह है कि अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो ऑफिशियल कैपेसिटी में, ठीक है ना, पोलिंग पोलिंग बूथ पे तो आप रहो भाई, पोलिंग बूथ पे आप पॉलिटिकल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। जब आप वोट देने जाते हो तब तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप जब ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क करते हो ना, तो आपको ये वाली गवर्नमेंट जब थी बीजेपी की 2039 तक, उसके बाद में ये नॉन बीजेपी आ गई, तो अगर आप इसके भक्त हो, ठीक है, तो आप इनके लिए काम नहीं करोगे, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करोगे, या फिर आप अगर इनके भक्त हो तो आप इनके लिए काम नहीं करोगे, ठीक है ना। सो दिस इज एन एथिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज दैट एक्चुअली इन रियलिटी यू हैव टू वर्क फॉर बोथ, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हीरो वर्शिपिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। सो ये शोभा नहीं देता कि हीरो वर्शिप हो, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल कैपेसिटी का बताया मैंने, ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको ये रखना है ध्यान में, ठीक है। सो वेयर आर वी, ठीक है। सो हाँ, हमारी ये यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। सो क्वांटम मैकेनिक्स जो है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लाइक मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है ना। सो क्वांटम मैकेनिक्स हैज, तो डेफिनेशन लिख सकते हो, साथों साथ नोट करते चलो, इट विल बी बेटर, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। सो इट हैज बोथ कंसेप्चुअल एंड मैथमेटिकल बेसिस, ठीक है ना, बोथ कंसेप्चुअल एंड मैथमेटिकल बेसिस, ठीक है ना। बहुत कंसेप्चुअल एंड मैथमेटिकल बेसिस, इसका मतलब क्या है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी होती है, जैसे मैं अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो थ्योरी इज बेसिकली कंसेप्चुअल पार्ट। कंसेप्चुअल पार्ट मतलब क्या, कि जैसे मैंने कल बताया था कि एक जो बॉल है, आपने जब बॉल को फेंकी तो उसका आप ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टॉयन, ठीक है ना, म्यूऑन, ठीक है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, मीजॉन, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली वेरी माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है ना। सो इनका हम ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका ट्रेजेक्ट्री, ये ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया इलेक्ट्रॉन ने, ये कहना ही अपने आप में गलत है। दिस इज व्हाट इज कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल बेसिस इज दैट यू आर सॉल्विंग द वेव फंक्शन सपोज, ठीक है ना। तो आप वेव फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली योर मैथमेटिकल बेसिस, ठीक है ना। तो उसमें आप फिर ऑपरेटर का यूज करोगे, आइगन वैल्यू निकालोगे, आइगन फंक्शन निकालोगे, वो सब करोगे, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली मैथमेटिकल बेसिस, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो व्हाट वाज द नीड टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। नीड क्या थी, एक्चुअली जो क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा था इसके पहले तक, ठीक है ना, उसकी कुछ खामियां थी, उसमें कुछ कमियां थी। सो दोज कुड नॉट बी फुलफिल्ड एक्चुअली। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो कमियां थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक प्रॉब्लम था, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक प्रॉब्लम था। व्हाट वाज द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, पेपर वन में पढ़ोगे, पेपर वन में पढ़ोगे समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। सो दिस कैन, ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं हल्का फुल्का अभी यहाँ भी, लेकिन पेपर वन का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। फिर जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कॉम्पाउंड इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। सो ऑल दिस फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल कंसेप्ट, ठीक है ना। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आया, वाई क्वांटम मैकेनिक्स। सो इसके लिए लिखा जा सकता है कि फेल्यूर, ठीक है ना, और इनएडिक्वेसी, फेल्यूर और इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन
एक्सप्लेनिंग फिनोमिना ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है ना, तो क्लासिकल फिजिक्स की इनएडिक्वेसी आ जाती है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था भाई कि इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम यहाँ भी हो सकता है, एट द सेम टाइम यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। एट द सेम प्लेस जो है दो दो इलेक्ट्रॉन एट द सेम प्लेस हो सकते हैं, मतलब आई मीन टू से कि एक ही पॉइंट जो है वो दो पार्टिकल एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट व्हाट डू वी सी, क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से तो मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना। व्हाट इज क्लासिकल कंसेप्ट बेसिकली, ठीक है। क्लासिकल कंसेप्ट इज दैट मैटर occupies space and has mass, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज क्या बोलते हैं क्लासिकल कंसेप्ट, ठीक है ना। दिस इज क्लासिकल कंसेप्ट। तो अगर ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगाओगे कि एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ये वाला कंसेप्ट अगर लगाओगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्लियरली कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और फिर यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है ना। स्पेस ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो उसके ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा उसी जगह पे। तो क्लासिकल कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, बट क्वांटम मैकेनिक्स कैन एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल। सो फेलियर और इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन एक्सप्लेनिंग सर्टेन फिनोमेना ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, ठीक है ना, तो मेरी आंखों से नहीं दिखती। इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी ध्यान में रख लेना, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है ना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होती है 10⁻⁻17 मीटर के आसपास होती है इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अप्रोच डिफरेंस, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है ना। अप्रोच में क्या डिफरेंस है, अभी जैसे जैसे आप देखोगे तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है ना, ठीक है, तो क्लासिकल जो है ये स्टडी करता है पार्टिकल और वेव को, ठीक है ना। अब स्टडी करता है पार्टिकल और वेव को, तो दीज आर बेसिकली वेव आर कॉल्ड एज रेडिएशन, ठीक है ना। और जो पार्टिकल है वो तो खैर पार्टिकल है ही, ठीक है, पार्टिकल है वो मैटर है, और वेव जो है वो अलग है, ऐसा क्लासिकल फिजिक्स कहता है, ठीक है ना। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। ये मैटर है, ये जैसे बक्सा है मेरा, ठीक है, दिस इज माई बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स। सो दिस क्यूबिकल बॉक्स एंड दिस वेव डू नॉट हैव एनी गिव एंड टेक विद ईच अदर, ठीक है ना। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। मैटर इज डिफरेंट एंड वेव्स इज डिफरेंट, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स का पूरा कंसेप्ट जो है पार्टिकल अज्यूम करके किया हुआ कंसेप्ट है, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हो कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका फलानी जगह पे उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसका कहीं सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ है सपोज इसका सेंटर ऑफ मास, तो फिर आप इसको सेंटर ऑफ मास को अलग से ड्रॉ कर लेते हो। उसमें फिर ये जो 11th-12th के जेई के टाइम पे किए हो, ठीक है ना, ये एफ लग रहा है, इधर एम जी लग रहा है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, फिर इधर कोई लग रहा है फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है, इधर कोई F3 लग रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली व्हाट, आपने एक पूरी की पूरी बड़ी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम्ड मास मान के ऐसा FBD बना दिया। इसको क्या बोलते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते थे ना, FBD बोलते थे इसको, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज क्लासिकल। इसलिए यहाँ क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी ऑफ मैटर ना बोल के, स्टडी ऑफ मैटर ना बोल के, स्टडी ऑफ मैटर ना बोल के पार्टिकल लिखा गया है, ठीक है ना। पार्टिकल इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोई पार्टिकल साइज का मैटर ना भी हो। जैसे पार्टिकल साइज का मैटर नहीं था ना तुम्हारा बॉक्स पार्टिकल साइज का मैटर नहीं था, फिर भी तुमने उसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया FBD बना के, राइट। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन पार्टिकल का कंसेप्ट। नाउ क्लासिकल फिजिक्स जो है पार्टिकल और वेव में डिस्टिंग करती है। वेव यानी कि रेडिएशन जो है, ये जो है जैसे वेव और पार्टिकल है, ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग चीजें बोलती है, ठीक है ना। अभी मैं स्पष्ट करता हूँ और स्पष्ट और करता हूँ। जैसे
क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स आर एज फॉलोज, ठीक है ना, क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि पार्टिकल का रेस्ट मास होता है, ठीक है ना, पार्टिकल हैज रेस्ट मास, इलेक्ट्रिक चार्ज, रेस्ट मास होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, और पार्टिकल हैज फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है ना। तो रेस्ट मास हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फाइनाइट डायमेंशन हो गया, पार्टिकल के ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। सो सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन, आई वाज डिस्कनेक्टेड, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज होती है कुछ पार्टिकल्स की, ठीक है, और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी बोले तो कुछ इस तरीके की होती है कि पार्टिकल्स के पास रेस्ट मास होता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्वांटम के हिसाब से नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रॉपर्टीज होती है पार्टिकल की कुछ इस तरीके से कि रेस्ट मास होता है उसके पास, ठीक है ना, उसके पास रेस्ट मास होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। रेस्ट मास का जहाँ तक सवाल है, तो जब भी कोई मैटर होगा, ठीक है ना, आप मतलब मैटर छोड़ो, पार्टिकल की बात चल रही है, ठीक है ना, तो जब भी कोई पार्टिकल होगा तो उसके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसके पास मास होना ही चाहिए, ठीक है ना, मास होना ही चाहिए, मतलब इट मस्ट बी, ठीक है ना, होना ही चाहिए, मास मस्ट बी देयर इन इट, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। पर क्वांटम के हिसाब से तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फोटोन इज सच अ पार्टिकल, ठीक है ना, फोटोन इज सच अ पार्टिकल विच डज नॉट हैव मास, ठीक है ना, तो फोटोन ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास नहीं है, ठीक है, और ये जो है क्या बोलते हैं, पार्टिकल जो है ये रेस्ट मास जो है इनके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वांटम के हिसाब से फोटोन जैसे कुछ पार्टिकल होंगे जिनके पास मास नहीं होगा, ठीक है ना, सो दिस इज द थिंग अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, दीज टू आर इनवेरिएंट्स एक्चुअली, ठीक है ना, these two are basically rest mass and electric charge of a particle are basically invariants according to classical physics, but we know this very well कि according to theory of relativity मास भी बदलता है, ठीक है ना, मास चेंजेस अकॉर्डिंग टू theory of relativity, मोशन के साथ में मास भी चेंज होता है, ठीक है ना, तो these are some of the properties of classical physics particles, ठीक है ना, तो फाइनाइट डायमेंशन भी होता है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि क्वांटम के हिसाब से जीरो डायमेंशन का भी पार्टिकल संभव है, ठीक है ना, जीरो डायमेंशन का भी पार्टिकल संभव है अकॉर्डिंग टू क्वांटम, ठीक है ना, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, विच आर देयर, ओके। नाउ रेस्ट मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आर इनवेरिएंट्स, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इज दैट it may impart its total or partial momentum and kinetic energy to another particle during a collision, ठीक है ना, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि impart may impart its total, ठीक है ना, और partial momentum and kinetic energy, ठीक है ना, to another particle ड्यूरिंग अ कोलिजन, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझ लो भाई साहब, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि या तो टोटल मोमेंटम दे देगा कोलिजन के बाद में, ठीक है ना, टोटली मोमेंटम दे दिया या फिर पार्शियल मोमेंटम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी भी दूसरे पार्टिकल को दे दिया कोलिजन के समय, ठीक है। जैसे दो बॉडीज है तो ये आपस में कोलाइड कर रही है, ये दोनों बॉडीज जब आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या होगा भाई, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन लगाएगी तो कुछ क्या होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें है, ठीक है ना। लेकिन आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो
ये होता है ना, कोलिजन के टाइम पे सुपर इम्पोजिशन हो जाता है एक्चुअली, देयर इज सुपर इम्पोजिशन, देयर इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, कि सुपर इम्पोजिशन हो जाता है वेव्स का, और सुपर इम्पोजिशन होके कोई नया वेव फॉर्म, मतलब नया एब्स्ट्रैक्ट नेचर का वेव बनता है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये तो हो गया क्लासिकल कंसेप्ट इस तरीके से। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलेगा कि वो एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट देता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। हालांकि शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है एंटेंगलमेंट, ठीक है, देखेंगे आगे आएगा, ठीक है। तो देख लेना, अभी अभी के लिए इतना समझ लो कि ये मान लो वेव फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मान लो, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ठीक है, इसका भी कोई वेव फॉर्म है, ठीक है, इसका भी कोई वेव फॉर्म है। एंटेंगलमेंट के कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे। कैसे सुपर इम्पोज करेंगे, कोई नया वेव फॉर्म बन जाएगा, ये वेव मिला के कोई ऐसा ऐसा तीसरे प्रकार का वेव फॉर्म बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जो इनका पॉइंट ऑफ कोलिजन रहेगा, यहाँ पे ये वेव बनेगी, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना पाथ चले जाएंगे, ठीक है ना, अपना अपना पाथ चले जाएंगे। और जब भी आप इधर ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंटेंगलमेंट के बाद ये जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद में इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म होगा और इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म होगा, वो ये जैसे बीच में क्या होंगे, ये वाला वेव फॉर्म बनेगा। जब ये वाला इधर चले जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो बेसिकली द थिंग इज दैट इसको इसकी प्रॉपर्टीज मेजर करके आप इसकी प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टी को मेजर करके आप इसकी प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा सकते हैं। मान लो इसका स्पिन हाफ है, तो इसका माइनस हाफ हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाफ स्पिन को सीरियसली मत लेना, वैसे बता रहा हूँ कि मान लो इसका ऐसा रिलेशन बनता है, ऐसा सुपर इम्पोजिशन होता है यहाँ पे बीच में, कि इसका स्पिन हाफ, ये वाला इधर आ जाने पे इसका स्पिन हाफ हो जाता है, और ये वाला इधर आ जाने पे इसका स्पिन माइनस हाफ हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी को और इसकी प्रॉपर्टी को जब हम मेजर करेंगे, तो बेसिकली वी कैन प्रेडिक्ट अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर चले जाते हैं, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे भी कोई दो पार्टिकल चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम, तो भी उनके बीच में आप रिलेशन, अगर वो सुपर इम्पोज हुए थे, कहीं बीच में उनका कोलिजन हुआ था, यहाँ पे समझो सुपर इम्पोज होकर वेव बनी थी, ये इधर से इधर जा रहा था, ये इधर से इधर आ रहा था, यहाँ पे बीच में इनकी बड़ी सी वेव बनी, और फिर ये वाला इवेंचुअली इधर चला गया, ठीक है, और ये वाला इवेंचुअली इधर चला गया, ठीक है ना। तो बेसिकली जब ये होता है, उसके बाद में ये जो दो वेव फॉर्म बनते हैं रिजल्टेंट, दीज आर बेसिकली इससे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, और इससे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, इससे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है, तो ये इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना, ठीक है ना। सो क्वांटम और क्लासिकल में ये डिफरेंस समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है ना। तो इम्पार्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी या तो इम्पार्ट कर देगा या पार्शियल कर देगा, ये क्लासिकल के हिसाब से, लेकिन क्वांटम के हिसाब से एंटेंगलमेंट होगा, ठीक है ना, ऐसा कोलिजन संभव नहीं है, ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टी नंबर जो 3 होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो होती है पार्टिकल्स की, वो फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री या ऑर्बिट फॉलो करता है, ठीक है ना। क्लासिकल में क्या होता है भाई, मैंने अभी भी बताया था ये वाली बात, ठीक है ना, फिक्स ट्रेजेक्ट्री या ऑर्बिट, ठीक है ना, एंड इट इज फिक्स ट्रेजेक्ट्री या ऑर्बिट होता है, जैसे बताया था कि ये पाथ ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है ना, पाथ ड्रॉ कर सकते हो उसमें, ठीक है, पाथ ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो पाथ ड्रॉ किया जा सकता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, बेसिकली पाथ ड्रॉ किया जा सकता है, इसका मतलब इसकी फिक्स ट्रेजेक्ट्री हो गई। मैंने कल ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि फिक्स ट्रेजेक्ट्री ऑर्बिट होती है, विच इज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है ना, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन कांस्टेंट्स ऑफ मोशन, ठीक है ना, बाय सर्टेन कांस्टेंट्स ऑफ मोशन, ठीक है, सर्टेन कांस्टेंट्स ऑफ मोशन सच एज एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम जैसे कुछ कांस्टेंट्स से कैरेक्टराइज्ड होता है ये फिक्स ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। ये क्या है ये देखना, अभी बताता हूं। तो फिक्स ट्रेजेक्ट्री होती है, कुछ कांस्टेंट ऑफ मोशन होते हैं जैसे कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, और इनको डिटरमाइन करने का एक तरीका हुआ करता था दोस्तों,
उसको हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो डिटरमाइन करते हैं ना कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है कौन से वाले, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी, ये जो दो कॉन्स्टेंट्स है जो आप डिटरमाइन करते हो, ठीक है ना, ये डिटरमाइन करने का जो तरीका है ये हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये इसके द्वारा एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकालते हो, ठीक है ना। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के जो सिलेबस है 2012 के पहले, 2012 के पहले ये आपके यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के पेपर वन में था, पेपर वन में था, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में। आज भी जेसी उपाध्याय किताब में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बट नाउ आफ्टर 2012 दिस हैज बीन डिलीटेड एक्चुअली फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। तो इस एक चीज का जश्न मना सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है ना। अब वेव और पार्टिकल टोटली डिफरेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अब वेव की हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना, वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना। अब मोनोक्रोमेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक वेव की हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि एक तो एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेवलेंथ होगी, ठीक है ना। इट विल हैव बेसिकली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है ना। और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ इस तरीके के फॉर्मूले से रिलेटेड भी होंगे, ठीक है। वेयर वी, व्हाट इज दिस वी, वी इज बेसिकली फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन, ठीक है ना। ये बेसिकली पेपर 1 में पढ़ोगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं इसको डिटेल में, ठीक है। ये तो पेपर 1 हमने यहाँ कवर नहीं किया है और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मेरे भरोसे बैठे हैं फिजिक्स ऑप्शनल लेके, तो फॉर देम आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है ना। पेपर 1 में कवर करा दूंगा, ठीक है। फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन, ठीक है, फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन, ये वी, ठीक है। अभी इसको रट लो रिलेशन को, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ मोनोक्रोमेटिक वेव ही क्यों लिया ये बता देता हूँ कारण। मोनोक्रोमेटिक वेव इसलिए लिया है क्योंकि अगर मोनोक्रोमेटिक वेव नहीं लोगे, समझ में आ रही बात, तो उसकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, बहुत सारे वेवलेंथ का वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लेने से क्या है कि एक उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फिक्स हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई मोनोक्रोमेटिक वेव ली गई है। नहीं तो मोनोक्रोमेटिक नहीं लोगे अगर, जैसे सोडियम लाइट होता है तो या फिर मर्क्यूरी आर्क लैंप ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सोडियम वेपर लैंप, यस, इट इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना। आप दुनिया में कोई भी वेव 100% मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। इट कैन बी समवॉट मोनोक्रोमेटिक, मतलब ऑलमोस्ट हो सकती है, लेकिन परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक वेव इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। पर यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब हम ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वाली लेके चल रहे हैं। तो ये है फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन, ये है लैम्बडा और ये है क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये जो रिलेशन आया है म्यू लैम्बडा इज इक्वल टू वी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, राइट। अब यही क्लासिकल कंसेप्ट को एक्सटेंड करते जाओ, ये देखो सब, ठीक है। ठीक है ना, व्हाट इज, अब ये सब पेपर 1 में पढ़ने में आएगा, बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। ये पेपर 1 में ऑटोमेटिकली पढ़ने में आने वाला है, ठीक है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पाई बाय 2 लैम्बडा बाय के, तो आई आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोग मेरे भरोसे पे बैठे हैं फिजिक्स ऑप्शनल लेके, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि मैं केयर करने वाला हूँ ना तुम्हारे लिए भाई, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो 2 पाई बाय लैम्बडा है, ठीक है ना। अब इतना कॉमन सेंस तो लग रहा है ना, ये देखो ना, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना भाई ये, ठीक है, इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना, ठीक है ना। इतना तो मैथ्स बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले को भी आता है, ठीक है ना। तो ये तो मुझे नहीं लगता आपको कोई ये काटेगा, ठीक है ना, कौवा काटेगा इसमें, ठीक है। तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वी, जहाँ पे वी जो है फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन है, ठीक है ना। अब ये के किस चिड़िया का नाम है भाई,
के कौन सी चिड़िया है, किस चिड़िया का नाम है, 2 पाई बाय लैम्बडा है इस चिड़िया का नाम। और ये जो है वेव वेक्टर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वेव वेक्टर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये सब बेसिकली पेपर 1 का पार्ट है, ये मैं लिखा रहा हूँ फॉर्मेलिटी के रूप में, ठीक है ना। कि ये क्लासिकल प्रॉपर्टी है, ये जो पेपर 1 में है आपकी, ये क्लासिकल प्रॉपर्टी इतना आपको पता चलना चाहिए, इसलिए लिखा रहा हूँ ये। और इन फार्मूलाज का कहीं कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम पड़ने वाला है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली आई हैव इंक्लूडेड दिस ओवर हियर, ठीक है ना। यस, सो बेसिकली यार ये क्या हुआ, ठीक है ना, W2 प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वेव अभी ऑनलाइन मोड है ना दोस्तों, आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों को सब मिलने वाला है, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ टीचर के लिए नुकसान होता है ऑनलाइन मोड में, ठीक है ना। टीचर के लिए क्या नुकसान होता है भाई, कुछ लीचर आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, और ब्लॉक होके चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर देयर, सो कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। और खासकर यूट्यूब पे तो ये बहुत हो रहा है, ठीक है ना। ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि ये लीचर्स मोस्टली बॉयज़ होते हैं, ये जो आते हैं ना यहाँ लीचर लीचर वाला काम करके जाते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, नाम से ऐसा लगता है देखने पे, ठीक है ना। तो साथों साथ लिखते चलोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज नेटफ्लिक्स की तरह देखोगे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेनिफिट, ठीक है ना। सो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वेव की कुछ इस प्रकार से है कि वेव का रियल वेव फंक्शन होता है भाई, ठीक है ना। वेव वेव जो है उसकी रियल क्वांटिटी है वो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, क्लासिकल के हिसाब से वेव इज रियल, लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अभी देखो, वेव इज कैरेक्टराइज बाय रियल नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना, स्पेस और टाइम का फंक्शन है। अब वेव फंक्शन जो है क्लासिकल में किस तरीके से दिया जाता है, पहले तो ये बात समझ लो कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें क्वांटम के हिसाब से, अगर तुम क्वांटम के नजरिए से देखोगे तो क्वांटम में वेव कैन बी कॉम्प्लेक्स और इट में बी रियल, बट इन क्लासिकल आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली वेव फंक्शन, ओके, these आर द नेचर ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। क्लासिकल में जो वेव फंक्शन है उसको इससे दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज ऑलवेज रियल, ठीक है ना। क्लासिकल में क्लासिकल में ठीक है ना, एक्चुअल वेव होती है, एक्चुअल वेव एग्जिस्ट करती है, फिजिकल वेव, ठीक है ना। क्लासिकल वेव का उदाहरण, एक रस्सी लो, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है, इसको इधर ऊपर नीचे करो तो यहाँ पे वेव बन जाएगी, दिस इज अ रियल मैकेनिकल वेव, मतलब आंखों से दिखने वाली, विजिबल टू आईज, ठीक है ना, विजिबल टू आईज रियल मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इज क्लासिकल का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेव एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वेव एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। पर क्वांटम में वेव का मतलब ऐसा नहीं होता, क्वांटम में वेव फंक्शन होगा एक एसोसिएटेड, किसी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होगा। इस वेव फंक्शन को, मान लो ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये साई टी वर्सेस टी का ग्राफ मैं बनाऊंगा तो हो सकता है कुछ वेव आए, ठीक है ना, लेकिन ये रियल मैकेनिकल वेव नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग लाइक दिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव नहीं कर रहा है, समझ में आ रही बात नहीं। मैंने आपको कल ही बताया था कि क्लासिकल में जो काम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as,
ये सारी की सारी चीज़ें जो काम आपकी क्लासिकल में करती है वही काम वेव फंक्शन क्वांटम में करता है, ठीक है ना। तो आप एक्सेलरेशन निकालते हैं F=ma का यूज़ करके, ठीक है, इन क्लासिकल। लेकिन क्वांटम में अगर आपको फोर्स और मास और एक्सेलरेशन निकालना है तो क्वांटम में यू हैव टू यूज़ अ वेव फंक्शन बेसिकली, ठीक है ना। और इस वेव फंक्शन के सॉल्यूशंस में आपको मास मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, फोर्स मिलेगा, इसके सॉल्यूशंस को जब सॉल्व करोगे तब, ठीक है ना। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की रियल वेव नहीं है, समझ में आ रही बात। और ये वाला वेव फंक्शन जो है अधिकतर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है इन क्वांटम, ठीक है ना। अधिकतर कॉम्प्लेक्स होती है, बट सच्चाई ये है कि इट में भी कॉम्प्लेक्स और इट में भी रियल। लेकिन ये मतलब मत निकाल लेना कि वेव फंक्शन रियल होगा तो रियल में वेव एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है उसका मतलब, ठीक है ना। वेव फंक्शन साई जो है इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेव फंक्शन साई जब कॉम्प्लेक्स होगा तब वेव ऐसी वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कैसा, मैं समझाता हूँ, ठीक है। साई अगर रियल होगा, ठीक है ना, क्वांटम में दोनों पॉसिबल है, ठीक है, ये क्लासिकल है, इसमें ओनली रियल इज पॉसिबल, ठीक है, रियल ओनली, ठीक है ना। इसमें क्वांटम में आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, दिस इज मोर कॉमन, दिस इज मोर कॉमन, ठीक है ना, दिस इज मोर कॉमन। सो व्हाट इज द थिंग, इट में भी रियल और इट में भी कॉम्प्लेक्स। तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि वेव फंक्शन साई जो है वो रियल होगा तो इलेक्ट्रॉन असलियत में ऐसा ऐसा ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होगा साई, तब जो है ऐसा ऐसा नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन, और जब रियल होगा तो ऐसा ऐसा चलेगा बोले इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। ये इसके इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है उससे लेना देना ही नहीं है। ये बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्लासिकल में काम कर रहे थे वो काम करने के लिए क्वांटम में वही काम करने के लिए जो चीज़ लगी दैट इज बेसिकली वेव फंक्शन साई, ठीक है ना। क्वांटम में वही चीज़ करना था तुमको जो क्लासिकल में करते थे, v² = u² + 2as, F=ma, इन सारी चीज़ों से जो काम क्लासिकल में करते थे वही काम क्वांटम में करने के लिए वेव फंक्शन साई को सॉल्व करना पड़ता है। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का इलेक्ट्रॉन का वेव के रूप में मोशन करने से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में चलता है कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा चलता है कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये सब बातें हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। जैसे लाइट के बारे में पता है हमको, लाइट कैसा है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के रूप में चलता है लाइट, ठीक है ना, राइट। लाइट ऐसा चलता है। साउंड कैसा चलता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के रूप में चलता है साउंड, ठीक है ना। सो दिस इज साउंड इज बेसिकली अ क्लासिकल वेव, ठीक है ना। साउंड क्या है, क्लासिकल वेव, क्योंकि असलियत में है वो वेव, ठीक है ना। बट क्वांटम में इलेक्ट्रॉन जो है इनका तो डिस्कवरी हो गई कि लाइट ऐसा चलता है, साउंड ऐसा चलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जब मैं बीम से, किसी बीम से इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है ये मैं आज तक पता नहीं लगा पाया हूँ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा चलता है क्या, ठीक है ना, या फिर ये स्ट्रेट लाइन में चलता है क्या, या फिर ये ऐसा 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 चलता है क्या, या फिर रैंडम मोशन करते हुए चलता है क्या, ये कुछ भी मैं पता नहीं लगा पाया हूँ आज तक, ठीक है ना। तो क्वांटम वेव का मतलब क्या होता है, क्वांटम वेव का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। इट जस्ट मीन्स कि जो वेव फंक्शन आए है उसका जो तुम ड्रॉ करोगे प्लॉट टाइम के साथ तो कुछ आएगा भाई, फंक्शन आ सकता है, कोई वेव के रूप में आ सकता है, साइनोसॉइडल वेव फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट दैट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और क्वांटम वेव इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ठीक है ना। और क्वांटम वेव इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि आयोटा जो क्वांटिटी होती है, आयोटा इज सच अ क्वांटिटी विच कैनॉट बी बेसिकली इमेजिन्ड, ठीक है ना। आई के रूप में आपका वेव फंक्शन है आयोटा के रूप में। नाउ आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, आपको पता है। अब मुझे एक बात बताना, आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 इमेजिन कर पाते हो, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इमेजिन कर पाते हो कि भाई 4 × 4 होगा, ठीक है ना, 4 × 4 होगा, यानी कि 4 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये आप बेसिकली जानते हो और आपको इमेजिन भी हो जाता है, लेकिन ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। तो ये वेव फंक्शन इस तरीके से होता है। तो ये आयोटा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है ना, दिस बेसिकली जस्ट शोज कि -1 का स्क्वायर रूट लेने पे आई क्वांटिटी आती है। अब -1 का स्क्वायर रूट बोले तो वो तो इमेजिनेशन ही नहीं हो पाता हमको। हमको इमेजिनेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि -4 × -4 भी 16 होता है, 4 × 4 भी 16 होता है, ठीक है। फिर 1 × 1 भी 1 होता है, -1 × -1 भी 1 होता है, ठीक है ना। तो मतलब जो स्क्वायर लेते हैं, जब किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर लोगे तो भी आता है, किसी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर लोगे तो भी पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना। तो फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे
जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट तो ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होगा ना, स्क्वायर रूट तो ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होगा। इधर माइनस ये इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर रूट जो है ओनली स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का जो कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का कंसेप्ट ने इस कंसेप्ट को उलट उथल पुथल करके रख दिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 नाम की एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं हम, और उसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। याद करो जेई के टाइम का मैथ्स, ठीक है, या फिर मैथ्स ऑप्शनल पढ़े होंगे पिछले अटेम्प्ट में, या फिर मेरी तरह मैथ्स के भी एक्सपर्ट हो, केमिस्ट्री के भी एक्सपर्ट हो, सबके एक्सपर्ट हो, समझो मेरी तरह 3 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो ना मैं, तो समझो इसके एक्सपर्ट हो। तो मैथ्स के अगर एक्सपर्ट हो तो पता होगा तुमको कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 में आयोटा होता है। पर ये इनको इमेजिन करना कितना आसान था, सोचो जरा, कि स्क्वायर रूट ऑफ +16 यानी +-4 बोल देता था मैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखते ही मैं लिखता था +-4, ठीक है ना, या तो +4 या तो -4। लेकिन यहाँ पे निगेटिव क्वांटिटी आ गई तो मेरा इमेजिनेशन डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना। सो जो वेव फंक्शन होता है, क्वांटम वेव जो होती है, इट इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ठीक है ना, वही लिखा है यहाँ, क्योंकि वो आयोटा के फॉर्म में होती है, और आयोटा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, ठीक है ना। तो आज तक के क्वांटम वेव के बारे में एक ही चीज़ पता लगा पाए हैं, ठीक है ना, क्वांटम वेव के बारे में एक ही चीज़ पता लगा पाए हैं आज तक, कि इट इज़ अ टूल बेसिकली। काय का टूल है? वेवलेंथ, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, ये जितने भी मेजरमेंट्स है, जो काम आप F=ma से क्लासिकल में कर रहे थे, वही काम क्वांटम में करने के लिए क्वांटम वेव फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को सॉल्व करके F ma सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई द क्वांटम वेव कंसेप्ट इज देयर, ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ टूल। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, असलियत में वैसी वेव एग्जिस्ट भी करती है क्या, या फिर इट इज़ जस्ट हाइपोथेसिस, ये कोई नहीं बता पाया आज तक, ठीक है ना। सो तो वेव फंक्शन कैसे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स? क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से वेव फंक्शन जो है, ठीक है ना, ओमेगा कॉमा के आर कॉमा टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू फाइ, ठीक है, के डॉट आर, ठीक है ना, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये वेव फंक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये कौन सा वाला वेव फंक्शन है बाय द वे? दिस इज अ क्लासिकल वेव फंक्शन। Why is it a classical wave function? Because it is a clearly a function of space and time. स्पेस और टाइम का फंक्शन जब भी रहेगा तो क्लासिकल वेव फंक्शन रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, क्लासिकल वेव फंक्शन स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, ओनली ओनली स्पेस और टाइम का, ठीक है ना। अब ये स्पेस और टाइम का फंक्शन क्यों है? क्योंकि क्लासिकल वेव बोले तो असलियत में ऐसी ऐसी वेव होती है, रियल में होती है ऐसी वेव, जैसे वाटर रिपल हो गई, तो ये असली में होती है। तो देखो ना, स्पेस, ये है स्पेस, ये है स्पेस ऑक्यूपाई किया उसने, ठीक है ना, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया ऊपर और नीचे, ठीक है ना, क्योंकि वाटर रिपल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ऊपर नीचे, और वो टाइम के साथ वेव आगे बढ़ेगी। सो फंक्शन ऑफ वेव स्पेस एंड टाइम, ठीक है ना। सो दिस इज क्लासिकल, समझ में आ गई बात? यही यही जो है क्लासिकल वेव इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है। ये वाला जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है, ये अगर कोई वेव क्लासिकल है यानी कि रियल मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना, कोई वेव अगर क्लासिकल है यानी कि रियल मैकेनिकल वेव है, तो वो ये वाला इक्वेशन भी ये 1 है बाय द वे, ठीक है, ये 1 है, ठीक है ना, ठीक है, 1 बाय, ठीक है, वी स्क्वायर डी टू फाइव बाय डेल टी टू, ठीक है। ये क्या होता है? ये बेसिकली ये तो लैप्लासियन है, ठीक है ना, ये तो लैप्लासियन है, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली लैप्लासियन, ठीक है। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वेव फंक्शन होता है ये इक्वेशन जो है, ये फाई की जगह पे वैल्यू डालोगे, ये सब वैल्यू डालोगे फाई की जगह पे, ठीक है ना, ये फाई फाई का वैल्यू यहाँ से डालोगे इसमें, तो ये दिस इज बेसिकली सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल जाएगा अगर यहाँ से इस वैल्यू को इसमें डाल देते हो, ठीक है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है बेसिकली, ठीक है ना। वेयर वेयर ठीक है ना, वेयर दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर देना, ठीक है, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो सब रटने वाली बातें हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट
इज जो है सुपरपोजिशन का हम देखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे हम, ठीक है। यस, सो मैंने बताया था कि क्लासिकल वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करता है जो आपका, जो इसमें बताया मैंने, ये देखो कि क्लासिकल वेव इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करता है आपका जो क्लासिकल वेव फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो फंक्शन होता है, जो वेव फंक्शन क्लासिकल वाला होता है वो किसका किसका फंक्शन होता है, आर एंड टी का, यानी कि स्पेस और टाइम का होता है फंक्शन, और स्पेस और टाइम का फंक्शन होने के साथ साथ वो क्लासिकल वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव इन क्लासिकल थ्योरी, ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स में वेव फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड होता है, ठीक है ना। एंड देयर इज एन एक्चुअल मैकेनिकल वेव इन क्लासिकल फिजिक्स, आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। तो ये है इफ, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है ना, इफ इफ साई वन, ठीक है ना, साई टू एक्सेट्रा, ठीक है ना, साई वन साई टू साई थ्री, ठीक है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबल वेव मोशंस अगर साई वन साई टू साई थ्री एक्सेट्रा जो है रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबल वेव मोशंस, देन देन अ लीनियर देन अ लीनियर सुपरपोजिशन then a linear superposition of these also represents, this is a part of basically paper one, okay, you don't have to worry so much about this, okay, आपको इतना वरी नहीं करना है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर वन विच आई एम इवेंचुअली गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो पेपर वन में जब आगे के टॉपिक्स आएंगे तो वो भी डिस्कस होगा, ये भी डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो देन लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबल वेव मोशन, अ प्रोबेबल वेव मोशन, ठीक है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखो कि मान लो ये आपका है साई जो कि फंक्शन है आर एंड टी का, ठीक है, स्पेस और टाइम का फंक्शन, यानी कि इट इज इक्वल टू सी वन हाई वन साई वन, ठीक है ना, इसको ऐसा कर दो, ठीक है, ये भी फंक्शन है आर एंड टी का, ठीक है। इसका एक्सप्लेन करता हूं मैं, लेकिन ये पेपर वन में और डिटेल में आने वाला है, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर साई वन साई टू एक्सेट्रा प्रोबेबल वेव मोशन दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबल वेव मोशन, तो इनका जब लीनियर सुपरपोजिशन करोगे, लीनियर सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है भाई, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, जैसे y इक्वल टू ए, नहीं ये छोड़ो, ठीक है ना, इसको छोड़ो, कुछ और देखते हैं, ठीक है। जो बचपन में पढ़ा होगा लीनियर सुपरपोजिशन, ठीक है ना, लीनियर सुपरपोजिशन बोले तो जैसे x1 x2 x3 ये कोई क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इनका लीनियर सुपरपोजिशन कैसा लेते हो, आपको पता है कि कांस्टेंट लेते हो, कांस्टेंट से x1 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट लेते हो, कांस्टेंट से x2 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, तीसरा कांस्टेंट लेते हो, उससे x3 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली लीनियर सुपरपोजिशन। तो लीनियर क्यों कहा गया इसको, लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि सबकी पावर में वन है, ठीक है ना, सबकी पावर में वन है, इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट लीनियर, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, ये बहुत सारे स्पेस एंड टाइम के फंक्शन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर इसकी वन है, साई वन की पावर वन है, साई टू की पावर वन है, ठीक है ना, लीनियर सुपरपोजिशन है ये, ठीक है ना। नाउ देयर मे बी सम अदर काइंड ऑफ सुपरपोजिशन एज वेल, ओके, क्यूबिक सुपरपोजिशन हो सकता है, क्यूबिक सुपरपोजिशन मतलब पावर थ्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब कुछ भी इन्हें, पर अधिकतर केसेस में लीनियर सुपरपोजिशन ही मोस्ट ऑफ द कॉमन सुपरपोजिशन है दुनिया में, ठीक है ना। तो ये लीनियर सुपरपोजिशन है, ठीक है, जो ये दिख रहा है, ठीक है। सो लीनियर सुपरपोजिशन अगर साई वन साई टू रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबल वेव मोशन,
मतलब कोई वेव मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ दीज आल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबल वेव मोशन। मतलब ये भी एक इनका लीनियर सुपरपोजिशन जब लेंगे, ये जो इस तरीके से जो नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली लीनियर सुपरपोजिशन। सो दिस लीनियर सुपरपोजिशन आल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबल वेव मोशन, ठीक है ना। सो दिस इज लीनियर सुपरपोजिशन मतलब इसके इक्वल, सो ये भी एक प्रोबेबल वेव मोशन आपको नजर दिखाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग, ठीक है ना। तो यही दिस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना, जो पिछले पेज में लिखा है, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं भी आया होगा तो भी चलेगा, पेपर वन में आने वाला है वैसे भी वो सब, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एंड ऑल दिस आर क्लासिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है ना। हम अभी अभी तक क्लासिकल में ही चल रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटम पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्लासिकल में क्या क्या था वो हमें पता होना चाहिए, तभी क्वांटम जो है अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए क्लासिकल जो है हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे आई का वैल्यू 1 2 3 4 डालोगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 डालोगे तो वही मिलेगा जो पिछले इसमें मिल रहा था, ठीक है ना। C2 Psi 2, ठीक है, C3 Psi 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे आई का वैल्यू डालो ना 1 से लेके तो जितना भी आपका इच्छा है, ठीक है, 1 से लेके n तक सपोज, ठीक है। सो व्हाट डू दिस रिप्रेजेंट, सी आईज आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। ये कॉन्स्टेंट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते, ये सी आईज क्या है, दीज आर बेसिकली रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। आपके क्वांटम में क्या हो सकते हैं, आपके क्वांटम मैकेनिक्स में ये रियल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं ये कॉन्स्टेंट्स आपके क्वांटम में, लेकिन यहाँ पे रियल ही होंगे क्योंकि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्लासिकल, ओके। सो सी आईज आर रियल कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। So according to this second property of classical mechanics, principle of superposition जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ठीक है ना, इट इज ऑबेड स्ट्रिक्टली बाय वेव्स, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्टली वेव्स के द्वारा ही ऑबे होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ठीक है ना। एंड दिस इज बेसिकली इंटरफेरेंस, ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या क्वांटम के अकॉर्डिंग ये सच है, तो दिस इज नॉट ट्रूथ अकॉर्डिंग टू क्वांटम, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट में क्या हो रहा था। एंटेंगलमेंट में ये एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है सपोज, ठीक है, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इसका वेव फंक्शन ये है सपोज, ठीक है। तो ये बीच में जब यहाँ मीट करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्लासिकल में क्या होता है, ये और ये बॉल आते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ बीच में कहीं कोलाइड कर जाएंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ये बीच में क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा, ठीक है ना। सुपर पोजिशन होकर कुछ दूसरा वेव फॉर्म बनेगा, ठीक है। फिर ये सुपर पोजिशन होकर बड़ा वेव फॉर्म बना और ये इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ कोलिजन हुआ और उसके बाद में ये इधर जाना चालू कर दिया और ये इधर जाना चालू कर दिया, ठीक है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सुपर पोजिशन होगा, फिर ये वाली वेव इधर चली जाएगी, इधर समथिंग, और ये वाली वेव इधर चली जाएगी, ठीक है ना। एंड देयर वेव फॉर्म विल ऑल्सो चेंज, दिस इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट। और ये इनको फिर इनको जब आप चेक करोगे, इनको और इनको, सो दिस विल बी ऑलवेज रिलेटेड, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज, यहाँ पे क्या होगा, ये बीच की पोजीशन में क्या होगा, इन द मिडल पोजीशन देयर विल बी सुपर पोजीशन बेसिकली, ठीक है ना। ये मिडल मिडल जो जगह है, ये मिडल सिचुएशन में यहाँ पे सुपर पोजीशन होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी। सो दिस इज द थिंग। सो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द 20th सेंचुरी बेसिकली, ठीक है ना, कि अब तो हो गया। तो अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो, एक क्वेश्चन को ट्राई करना, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, लेकिन एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप अपने खुद से लिखने का, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। वेव्स और प्रॉपर्टी पार्टिकल की ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। हाउ डज हाउ डज हाउ डज क्लासिकल, ठीक है ना, फिजिक्स, हाउ डज क्लासिकल फिजिक्स differentiate between a wave and a particle, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं घर में, ठीक है। ठीक। नाउ व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। देयर आर सम फाइंडिंग्स, ओके। फाइंडिंग्स ऑफ 20th century, ठीक है। सो देयर आर सम की फाइंडिंग्स ऑफ द 20th सेंचुरी विच फेल्ड क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। दिस विल बी स्टडीड इन मोर डिटेल, ठीक है। दिस वाज फ्रॉम बेसिकली 1927, ठीक है ना। 1927 का है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या पता चलता है, ये तो एकेडमिक ईयर्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कॉलेज लाइफ में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेट डिफ्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन तो वेव प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले तक क्या हो रहा था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के पहले तक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना जाता था, ठीक है ना। पर जैसे ही डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, तो दे ऑल्सो शो वेव प्रॉपर्टी, ये पता चला, ठीक है ना। सो वो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा इसके पहले, सो बेसिकली डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन holds in case of motion of, ठीक है ना। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वही प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स इन केस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये हो गई फाइंडिंग नंबर 1 ऑफ द 20th सेंचुरी। नाउ द सेकंड फाइंडिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वाज दैट, सेकंड फाइंडिंग क्या थी, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटाउन इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटाउन इफेक्ट, ठीक है ना, रेडिएशन, ठीक है, यानी कि वेव was found to share property, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी P2 प्रॉपर्टी क्या थी, द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है ना, शेयरिंग इट्स टोटल, ठीक है ना, और पार्शियल मोमेंटम, और पार्शियल, ठीक है ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी टू अनदर पार्टिकल ड्यूरिंग अ कोलिजन, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटाउन इफेक्ट से ये प्रूव हुआ कि जो रेडिएशन या वेव है, यानी कि रेडिएशन या वेव बोलो, वो शेयर, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिकली ड्रॉबैक आया, ठीक है ना। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता था कि रेडिएशन बोले तो ओनली वेव है, उसमें कोई पार्टिकल नेचर नहीं है, और मैटर बोले तो अलग चीज है, उसमें कोई वेव नेचर नहीं है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। बट हमको क्या पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटाउन इफेक्ट में, कि जो रेडिएशन या वेव होती है वो एंगुलर सॉरी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने का काम भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेसिकली क्लासिकल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, ठीक है ना। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, शेयरिंग इट्स टोटल और पार्शियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ये प्रॉपर्टी है किसकी, दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिकल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये क्लासिकल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटाउन इफेक्ट में क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है फोटोन की मदद से, ठीक है ना, फोटोन से कोलिजन करके आपका इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉम्पटाउन इफेक्ट में भी कुछ वैसा ही होता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, ठीक है ना। सो कॉम्पटाउन इफेक्ट में पार्शियल मोमेंटम फोटोन दे देता है इलेक्ट्रॉन को, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंप्लीट मोमेंटम दे देता है, ठीक है ना। So this is the property of a classical particle according to classical mechanics. But when it comes to quantum, this property could not be explained by classical theory. So दैट्स वाई द जन्म हुआ फिर क्वांटम का, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है।
देन द बर्थ ऑफ क्वांटम टुक प्लेस बेसिकली, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम इफेक्ट रेडिएशन वेव प्रॉपर्टी शेयर करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मतलब जो कंक्लूजन क्या है, ठीक है ना, कंक्लूजन तो यही है, कंक्लूजन बेसिकली यही है, कंक्लूजन यही है कि देयर इज नो, ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या है, देयर इज नो शार्प बाउंड्री, ठीक है ना, देयर इज नो शार्प बाउंड्री विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वेव एंड अ पार्टिकल, ठीक है ना। द classical concept is like this, that it will differentiate between wave and particle, okay, that it will write some points here, write some points here, and these are independent of each other, it will say, classical concept will say like that. But according to quantum, some of the properties of here may go here and some of the properties of here may go here, ठीक है ना। So this is what is quantum concept, ठीक है ना, कि क्वांटम के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टी इधर जा सकती है, कुछ उसकी इधर आ सकती है, तो कोई पत्थर की लकीर नहीं, ठीक है, जैसा क्लासिकल कहा करती थी, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन है उसने पार्टिकल नेचर शो किया मोमेंटम इंपार्ट करके, और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसने वेव नेचर शो किया डिफ्रैक्शन करके, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो व्हाट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट्स, व्हाट हैपेंड इन देम, इनमें क्या हुआ बेसिकली, इनमें ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली शोड, ठीक है ना, नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी, ठीक है, ठीक है, वेव यानी कि रेडिएशन, ठीक है ना, यहाँ लिखो, रेडिएशन शोड पार्टिकल बिहेवियर, ठीक है ना। एंड इन दैट व्हाट इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर experiment, what happened in Davison German experiment, particle showed, particle माने इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन showed wave nature by getting diffracted, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर शो कर दिया। सो ऑल दीज आर बेसिकली, दिस इज अगेन ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल, अगेन अ ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल, ठीक है, यस। सो कंक्लूजन यही है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट पार्टिकल और वेव का मॉडिफिकेशन की जरूरत है भाई। ये प्रॉपर्टी वेव की प्रॉपर्टी कभी पार्टिकल दिखा दे रहा है, कभी पार्टिकल की प्रॉपर्टी वेव दिखा दे रही है, तो ये तो दिस इज नॉट प्रॉपर, ठीक है ना। तो दिस ऑल दिस लेड टू द बर्थ ऑफ बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। सो नाउ वी विल गो टू द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और वेव, ठीक है ना। सो बेसिकली वी विल गो टू दिस, ठीक है ना। सो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन दैट इज वेव नेचर। तो देखो अब वेव के क्या क्या नेचर होते हैं, देखो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी कि वेव, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, ठीक है। तो वेव नेचर यानी कि क्या होता है, ठीक है ना, वेव क्या क्या शो करती है, योर वेव बेसिकली शोज इंटरफेरेंस, ठीक है। नेचर क्या होता है वेव का, इंटरफेरेंस शो करेगी, डिफ्रैक्शन शो करेगी, ठीक है। ये पेपर 1 का पार्ट है बेसिकली, इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। पोलराइजेशन शो करेगी, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली वेव नेचर, ठीक है। और पार्टिकल और क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, ठीक है ना। ये तो वेव नेचर हो गया वेव का, ठीक है ना। नाउ पार्टिकल नेचर क्या शो कर रही है वेव, पार्टिकल और क्वांटम नेचर,
नेचर ऑफ रेडिएशन और वे, ठीक है ना। पार्टिकल या क्वांटम नेचर क्या होता है रेडिएशन का, ये जो है ये हाइपोथेसिस जो है ये मैक्स प्लैंक ने दिया 1900 में, ठीक है ना, कि रेडिएशन जो है क्वांटम नेचर यानी पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती। दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900, ठीक है ना, इन 1900 ही गave दैट थ्योरी, ठीक है। सो इट बेसिकली सेड कि रेडिएशन जो है क्वांटा के रूप में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। क्वांटा मतलब पैकेट्स बेसिकली, ठीक है ना, एनर्जी के पैकेट्स। क्वांटा ऑफ रेडिएशन एग्जिस्ट करता है भाई। There is a quanta of radiation according to this hypothesis, and this quanta of radiation is called as photon basically, ठीक है ना। तो क्वांटा ऑफ रेडिएशन मतलब फोटोन होता है। अब फोटोन जो है ये होता है मासलेस एंड चार्जलेस, ठीक है ना। क्वांटा ऑफ रेडिएशन है, इसको ऐसे पार्टिकल से कंपेयर मत करना दोस्तों, जैसे ये ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसको आप देख सकते हो या फिर ये माइक्रोस्कोप में दिख जाए, ऐसा पार्टिकल नहीं है दोस्तों ये, ठीक है ना। फोटोन इज नॉट सच अ पार्टिकल विच यू कैन सी इन माइक्रोस्कोप और समथिंग, ठीक है ना, और यू कैन टच और समथिंग, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल तो है लेकिन एनर्जी बंडल वाला पार्टिकल है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ मास वाला पार्टिकल, ठीक है ना। दिस फोटोन इज बेसिकली massless and chargeless, ठीक है ना। इट इज बेसिकली massless and chargeless, massless and chargeless. It is photon is basically massless and chargeless, and they do not obey Newtonian mechanics, ठीक है। These photons do not obey न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये ऑबे नहीं करते, ठीक है ना। नाउ आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, ठीक है। यहाँ पे क्यों ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑबे नहीं करते बताता हूँ मैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, देखो दोस्तों ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना मासलेस एंड चार्जलेस, इस प्रॉपर्टी के वजह से ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ऑबे नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल ऐसा है कि मान लो आपका जो मोमेंटम कैसे दिया जाता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। ये बेसिकली क्लासिकल कंसेप्ट है मोमेंटम का, ठीक है। अब ये क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम के हिसाब से देखो प्रीवियस पेज में क्या लिखा है, मासलेस एंड चार्जलेस लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये होगा कि अगर मैं फोटोन के लिए ये कैलकुलेट करूँ, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन है, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन है। एम इक्वल टू जीरो जब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा फॉर ए फोटोन, ठीक है ना, फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल बेसिकली, ठीक है। तो इसमें एम इक्वल टू जीरो जब मैं डाल के देखूंगा तो मोमेंटम इज ऑलवेज गोइंग टू कम टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। सो फेलियर ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दिस इज व्हाट इज फेलियर, ठीक है। फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो फोटोन होता है इट हैज मोमेंटम, ठीक है ना, इट हैज मोमेंटम, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे p इक्वल टू जीरो ऑलवेज आना, दिस इज व्हाट इज फेलियर, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन दैट डू नॉट ऑबे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है ना। these photons are massless and chargeless, and energy of a photon according to Max Planck, ठीक है ना। मैक्स प्लैंक के हिसाब से क्या है एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन होती है E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है ना। वेयर दिस एच इज बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एच क्या है, ये तो बचपन का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड व्हाट इज योर दिस इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इससे दी जाती है, और जब एच और एक यहाँ पे फिर इसको लिख दिया जाता है, ये सब तो मैथमेटिकल पार्ट है बेसिकली, टू पाई एच कट लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर ये म्यू होता है, ठीक है ना। वेयर एच कट किसके इक्वल है, जहाँ पे एच कट इसके इक्वल है, एच बाय टू पाई के इक्वल है, ठीक है, ठीक है ना। सो दैट इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू टू पाई एच कट, ठीक है।
तो ये तो सब मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन निकल के आता है, ठीक है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन के लिए ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपके यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। पी वाई क्यू ऑफ यूपीएससी सीएससी, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। नाउ वी विल गो इनटू द डेरिवेशन, ठीक है ना, इसको डिराइव करेंगे हम, ठीक है। वी विल डिराइव दिस नाउ, ठीक है। सो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक के हाइपोथेसिस के हिसाब से जो ई है आपका किसके इक्वल आता है, ई आपका बेसिकली एच म्यू के इक्वल आता है, ठीक है ना, एच म्यू के इक्वल आता है। देन यू विल राइट दिस एज, ठीक है ना, 2 पाई एच कट, ठीक है, इंटू म्यू, ठीक है ना, क्योंकि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एच बाई 2 पाई होता है ना, सो दैट्स वाई, ठीक है, ये लिख दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से एच कट को अलग करोगे, ठीक है, 2 पाई म्यू को अलग करोगे, ठीक है ना। 2 पाई म्यू जो है ये किसके इक्वल होता है ये चीज़, ठीक है ना, तो ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2 पाई म्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो वी विल पुट दिस बेसिकली ओवर हियर, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे पुट करोगे तो एच कट ओमेगा के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। नाउ नाउ वी नो दिस वेरी वेल कि ये तो आ गया, ठीक है ना, ई इक्वल टू किसके बराबर आ गया भाई, एच कट ओमेगा के इक्वल आ गया, ठीक है ना। नाउ वी नो दिस वेरी वेल कि ये जो है सी बाय लैम्बडा के बराबर होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ठीक है ना, वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है ना, ये तो पता ही है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ठीक है ना। फिर ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो म्यू के ई इक्वल टू एच म्यू के बराबर था, ये म्यू का वैल्यू यहाँ से इसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। नाउ एच सी का वैल्यू जो है जब यहाँ एसआई यूनिट पुट करोगे, एसआई यूनिट पुट करोगे तो क्या आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर किसके बराबर होता है ये, -34, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपने पुट कर दिया, ठीक है ना। सो बेसिकली यू विल गेट इन द वैल्यू इन एसआई यूनिट्स, यू विल गेट सम वैल्यू इन एसआई यूनिट्स, ठीक है ना, एसआई यूनिट्स में आएगी। नाउ जब ये वैल्यू एसआई यूनिट्स में आएगी तो फिर इसको आपको आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो बेसिकली ये है ना, देखो पीछे जाके आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको बेसिकली निकालना ये है, ठीक है, ठीक है, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट में कुछ यूनिट आएगा उसका, ठीक है ना, उसमें एनर्जी जूल में रहेगी, इसमें जो एनर्जी आएगी ऐसा यूनिट में, ये वो एनर्जी जूल में रहेगी, तो जूल जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना, और आपकी जो मीटर है मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। सो यू विल गेट द थिंग, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू फिर पुट कर देना उसमें, ठीक है ना। सो यू विल बेसिकली गेट द थिंग विच इज बेसिकली नीडेड, ठीक है ना। तो जूल मीटर में आने वाला है आपका, ठीक है ना, इट विल कम इन बेसिकली जूल मीटर, राइट, ठीक है ना, इट इज गोइंग टू कम इन जूल मीटर, तो जूल मीटर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो होपफुली इतना तो आता ही होगा, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपका। चलिए फिर भी मैं करके दिखाई देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है ना। 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 6 10 और 1 19 हो जाएगा, 19.89 इंटू कितना आ रहा है 10 टू द पावर -34, 30 हो जाएगा, -26 आ रहा है, ठीक है ना, राइट। तो एच सी का वैल्यू किसके बराबर आया भाई, एच सी का वैल्यू आया प्रीवियस पेज पे देखो 19.89 इंटू 10 टू द पावर -26, ठीक है ना, 19.89 इंटू 10 टू द पावर -26, ठीक है। ये किस में है, जूल मीटर में, ठीक है ना। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। आपको ये बात पता होगी कि नहीं, आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम में ही है, ठीक है ना। तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, क्यों जरूरत नहीं है, देखो ना, क्योंकि आप जब
इसको चलो कर ही लो ना, अभी देखो अभी के लिए तो कर लो, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सो बेसिकली यू विल कन्वर्ट दिस नाउ। तो एच सी का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1.989 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर। वी विल कन्वर्ट दिस, सो वी विल बेसिकली जस्ट डिवाइड इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर, ठीक है ना, राइट। then we will this 10⁻⁻19 will go up, ठीक है। so what will it become, it will basically become कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻, किसके बराबर आएगा, -6 के बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर के बराबर, ठीक है। देन वी विल कन्वर्ट दिस मीटर इंटू व्हाट, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना, तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। अब नाउ वट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻10 से, ठीक है ना। सो यू विल बेसिकली गेट 1.24, ठीक है, इंटू 10⁻4, ठीक है। सो यू गॉट दिस राइट, सो यू विल गेट दिस अल्टीमेटली, ठीक है ना, यू विल गेट दिस अल्टीमेटली, ठीक है। सो इतना तो आता ही होगा होपफुली यार, ठीक है ना, इतना तो आता ही है सभी को, ठीक है। So that's how you got the, and this derivation has been asked, ठीक है ना, this derivation has been asked in your previous year UPSC exam, ठीक है। Now we will move on towards the momentum of photon, ठीक है, okay, we will move on towards our next topic, that is momentum of photon, ठीक है। Just a second, wait for just a minute, okay, just a minute, okay।